और आज हम वक्त के ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहां तमाम आशंकाएं भी हैं, जहां तमाम सवाल भी हैं। उन सवालों के बीच में हम क्या करें, ऐसा भी एक सवाल है। देखिए, मुझे जो नजर आता है, 1000 साल का जो दलित मूवमेंट है, एक छोटी सी बात से मैं शुरुआत करूंगा कि दुनिया की तमाम विपरीत परिस्थितियां, जो दुनिया की तमाम विपरीत परिस्थितियां रही हैं, उन तमाम विपरीत परिस्थितियों को झेलते झेलते अगर ये समाज यहाँ तक पहुंचा है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई विपत्ति बची होगी कि समाज का रुख मोड़ दे। मैं दो बातें इसको कहूंगा, ये बात मैं जानबूझ करके कह रहा हूँ। देखिए, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं मेरठ कॉलेज में मात्र शिक्षक हूँ और समाज हित में जितनी बातें मुझे कहने का मौका मिलता है, वो बातें मैं अपनी बेबाकी से, अपने तरीके से कहता हूँ। साथियों, बच्चों की आवाज बहुत है, उनको भी आनंद लेने दो। मुझे ये बात आपसे ये कहनी है कि देखिए, तमाम दलित मूवमेंट को अगर हम देखते हैं तो उसको 4 हिस्सों में हम करके देख सकते हैं। दलितों का सामाजिक मूवमेंट, दलितों का राजनीतिक मूवमेंट, दलितों का आर्थिक मूवमेंट और दलितों का सांस्कृतिक मूवमेंट। सांस्कृतिक मूवमेंट का मतलब यह है कि दलितों की वो कल्चर जो कहीं ना कहीं हमारे लिए कलंक बनी थी, कुछ लोगों ने दलित होने के ऊपर सवाल उठाया था। आज भारत बदल रहा है, भारत के लोग बदल रहे हैं, दलित अपनी पहचान बना रहा है और पूरी देश दुनिया से, भारत नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इस दलित संस्कृति के ऊपर कहीं ना कहीं है। वो देखना चाहता है, वो गायन में, वो लेखन में, वो चिंतन में, वो कलाकारी में, उसका क्या है, डांस कंपटीशन हो, तमाम हमारे वर्ग के बच्चे, चाहे एजुकेशन में हो, वो अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि सांस्कृतिक रूप से जो दलितों का 10 साल का जो आंदोलन है, उसकी उम्र सबसे कम है। 10-15 साल पहले दलितों के सांस्कृतिक आंदोलन की जो बात हुई, उसके परिणाम कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। जहां तक आर्थिक आंदोलन की बात है, ये सच है कि देश में जो हिस्सेदारी दलितों की रही है, वो उतनी हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इन विपरीत परिस्थितियों के बाद समाज जहां खड़ा है, वो कहीं ना कहीं एक मौका है और उस मौके को, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रतिनिधित्व हो, दलित समाज ने उस मौके का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया है। ये सच है कि उसको मौका उतना नहीं मिला है, लेकिन जितना भी मौका मिला है, उसने उस मौके को कहीं ना कहीं स्वीकार किया है। एक बात हो कि देखिए, जिन लोगों को ये शक है, जो लोग ये कहते हैं कि दलितों का संविधान खतरे में है, आज ऐसे भी सवाल है। मेरा मानना यह है कि जब तक इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस देश में संविधान खत्म नहीं हो सकता। ये बाबा साहब ने तय कर दिया। आपके नेता उस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़े या न लड़े, लेकिन बाबा साहब ने अपने जीवन में यह महसूस कर लिया था और इस तरह का वो प्रत्यावेदन, जो प्रमाण है, जो संविधान है, उसे बदलने की, उसको परिवर्तन करने की किसी की हिम्मत हो नहीं सकती। दूसरी बात, ये सच है कि जो दलितों का जो सामाजिक मूवमेंट है, जिसके सब उत्पाद हैं, वो दलितों का सामाजिक मूवमेंट निश्चित रूप से बहुत ताकतवर है। हाँ, कुछ तथाकथित लोगों ने, चाहे वो राजनीतिक स्वार्थ हो या राजनीतिक कुछ मजबूरियां रही हो, उन्होंने उस आंदोलन के ऊपर सवाल खड़ा करने की कोशिश की है और दलितों के बीच में कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि सिर्फ दलितों का पॉलिटिकल जो मूवमेंट है, वही उनको ताकत दे सकती है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हताश नहीं होइए, दलितों ने कोई गलती नहीं करी, दलित समाज ने कोई गलती नहीं करी। अगर राजनीतिक रूप से दलितों का आंदोलन कमजोर हुआ है, तो वो दलित लीडर्स की गलती है। हताश हुआ होगा,
गलती उसने की है और गलती करना बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ आपके मन से बाबा साहब के चरणों में आपके सामने भरी सभा के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को गलती मान लेना ये एक बड़ी बात है। जब गलती को गलती मानोगे तो तभी गलती का स्वीकार करोगे, तभी गलती में कहीं ना कहीं सुधार करोगे। और पोटेंशियल है, लोग आज भी खड़े हैं, ये प्रोपेगेंडा है जो लोग ये कहते हैं कि दलित राशन की जो है 5 किलो अनाज और 2 किलो दाल लेकर के वोट दे रहा है, ये दलित वोट कभी ऐसे देता नहीं है। 70 के दशक में इस देश में अगर 70 का मतलब समझ रहे 1970, जब भारत सरकार आज तमाम लोगों को यह समझा रही है कि अपने मत का उपयोग करें, यही दलित समाज था जो 70 साल जो 1970 के दशक में उन लोगों से लड़ रहा था। वोट डालने के लिए दलितों के झगड़े उन लोगों से हो रहे थे जिन लोगों के वो खेत में काम करता था, जिनके उनका जीवन चलता था। जब वोट डालने जाता था तो जो उसका अन्नदाता था उसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता था, तो इसलिए वो गद्दारी कर नहीं सकता। 5 किलो अनाज और 2 किलो राशन या 3 किलो व्यवस्था के ऊपर वो कभी बिकने वाला नहीं है। उस वोट का उपयोग आप नहीं कर पाए, ये आपकी कमी है। और एक बात और कि देखिए, मैं कहता हूं कि सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती। जो चलाएगा एक्सीडेंट होगा ही होगा। इसलिए सड़क को मजबूत करो, राजनीति की सड़क मजबूत होनी चाहिए, तो ही आप ये काम कर सकते हो। मेरा मानना ये है। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये 14 अप्रैल है। जो राजनीतिक लोग हैं वो अपना काम करें, जो सामाजिक लोग हैं वो अपना काम करें। आर्थिक आंदोलन दलितों का चलता रहेगा। मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि इस देश के जब तक चौराहे जिंदे हैं तब तक दलित भूखा नहीं मर सकता, नहीं मरेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा। जब तक मैं कहता हूं कि जब तक इस देश में चौराहे जिंदे हैं, हम काम करेंगे, रोटी कमाएंगे। और हम उस समाज से आते हैं जहां हमारे समाज की महिलाएं कहीं छाया में खड़ी होकर के 500 रुपए की भीख नहीं मांगती, भरी दोपहरी में 300 रुपए की मजदूरी का करना पसंद करती है। ऐसे समाज के लोग हैं। सबसे बढ़िया धर्म आपके पास काहे का कंफ्यूजन है भाई? धर्म, समता, ममता, जो मानवता पर आधारित वो धर्म आपके पास है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। उदासीन हताश नेता है, दलित समाज उदास हताश नेता नहीं हो सकता, ये तय है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये बात मैं आपको इसलिए कहूंगा, मैं किसी नेता, किसी दल की बात नहीं कह रहा हूं। मेरे जीवन में, आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है, किसी नेता या किसी राजनीति की वजह से नहीं आया है। हाँ, राजनीतिक ताकत कहीं ना कहीं उस आंदोलन को तेज करती है, उसकी गति को तेज करती है। ये सच है कि राजनीतिक ताकत जब आपको मिलेगी तो आपका सामाजिक आंदोलन भी तेज होगा, आपका आर्थिक आंदोलन भी तेज होगा, आपका सांस्कृतिक आंदोलन भी तेज होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर राजनीतिक आंदोलन आपका कमजोर होगा तो यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूं, मजदूर बाप की औलाद हूं, हमारा हर व्यक्ति का एक पन्ना काला है। अगर एक व्यक्ति से भी ये पूछो कि अपनी 2 पीढ़ियों का हिसाब बता दे, तो 99% हमारे समाज के लोग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं उनका पिछली पीढ़ी मजदूरी पे आधारित है। अगर मेरे पिता ने मुझे एजुकेशन न दिलाई देती तो आज अनस्किल्ड लेबर होता, कहीं ना कहीं मिट्टी डालता हुआ होता। शायद वो मुझे मौका मिला, उन्होंने एजुकेशन की ताकत को पहचाना। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, एक आंदोलन और भी चल रहा है। हमारे छोटे छोटे यूथ बच्चे गले में कहीं ना कहीं पटका लगा करके और रोज सुबह शाम जय भीम के नारे लगाए। इसको भी जरा थोड़ा चेक करो। देखिए, माँ बाप बड़े खुश होते हैं, और माँ बाप का एक बच्चा जो पढ़ नहीं पाया वो सबसे ज्यादा जय भीम कहना बुरी बात नहीं है, जय भीम कहो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 18 साल के यूथ की जरूरत दलित मूवमेंट को नहीं है। उसको हमको 25 साल का पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। जब वो कामयाब हो जाएगा तब दलित समाज के साथ कहीं ना कहीं जुड़े, क्योंकि 18 साल का समय अगर ऐसी गंवा दिया तो कहीं ना कहीं व्यवस्था खराब हो जाएगी। एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा, एक चीज और कह के जा रहा हूं। ये 14 अप्रैल है,
और ये भारत बदल रहा है, लोग बदलेंगे। एक चीज और कि दलितों की तीसरी आजादी की लड़ाई, दलितों की तीसरी आजादी की लड़ाई, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो आर्थिक आजादी होगी, जो सांस्कृतिक आजादी होगी, उस लड़ाई को कहीं ना कहीं आपको लड़ना होगा। और वो लड़ाई तलवार के दम पे नहीं, वो लड़ाई कहीं ना कहीं मूंछों के दम पे नहीं, वो लड़ाई कहीं ना कहीं कलम के दम पर लड़ी जाएगी, एजुकेशन के दम पे लड़ी जाएगी। आज मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूं कि जाओ लिख दो दीवारों के ऊपर, जाओ लिख दो घरों के अंदर, जाओ लिख दो गांव के चौराहे के ऊपर कि ये गांव तीसरी आजादी घोषित गांव है, तीसरी आजादी घोषित गांव है। मेरा ये गोलाबार जो होगा वो तीसरी आजादी गांव होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि जो आपको टच करे। ये तीसरी आजादी की न्याय की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। मैं इसको कहीं ना कहीं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, ये न्याय की लड़ाई होगी। अपने घरों के अंदर छोटी छोटी तख्तियों पे लिखो, अपने घरों के अंदर एक छोटा सा पेपर लिखो, बच्चों की किताब से पेपर लिखो, उस पेपर के ऊपर तीसरी आजादी लिखो और उसके नीचे लिख दो कि मेरा घर तीसरी आजादी घोषित हो चुका है। जीवन में परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से होगा। और देखिए एक छोटी सी बात और जरूर कहूंगा कि हमारे नेताओं को ये जरूर सोचना चाहिए। मैं फिर ये कहता हूं, जो तमाम राजनीतिक लोगों को ये लगता है, फिर मैं कहता हूं कि 4 बार की सत्ता पाया हुआ दलित बहुत दिन तक सत्ता से दूर नहीं रह सकता। सत्ता की भूख उसे मजबूर करेगी कि वो फिर कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्त करे, वो किसी के साथ नहीं जाएगा। अभी दलित माओं की कोख इतनी कमजोर नहीं है, अभी दलित माओं की कोख में इतनी ताकत है कि वहां तमाम बाबा साहब भी पैदा होंगे, मान्यवर काशीराम भी पैदा होंगे, तमाम वो लोग पैदा होंगे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और हो सकता है कि वो देर हो जाए, हो सकता है कि देर हो जाए, लेकिन वो लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं एक बात और, दलितों को, लीडर्स को ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए कि कोई दलित को पसंद नहीं करता, कोई दलित के साथ नहीं जुड़ता। अगर दलित ताकत में है तो कोई लोग जुड़ते हैं। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक दिन वो दलितों की बात करते हैं, अगले दिन वो पिछड़ों की बात करते हैं, फिर मुसलमानों की बात करते हैं। ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है। दलित मूवमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पिछड़े के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मुसलमान के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जिस दिन दलित मूवमेंट ताकतवर होगा, तमाम लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ऐसा हुआ भी है और ऐसा होगा भी, 100% होगा। तो इसलिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात और छोटी सी कहूंगा कि देखिए, ये कहना बड़ा आसान है कि सत्ता बांटने की चीज है, लेकिन यह भी सच है कि सत्ता बांटने की चीज नहीं है, सत्ता का उपभोग करना चाहिए। हजारों साल में आपको एक दिन की सत्ता मिलेगी। अगर एक दिन की भी सत्ता हो आपके पास तो अपने समाज के उपयोग में करना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। छोटी छोटी सी तीसरी आजादी की बातें आप करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।